नमस्कार. आपलं या तु या आजच्या दिवसाच्या कार्यशाळेमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. विदर्भ अर्बन बँक्स असोसिएशनच्या वतीने आज आपले सेक्रेटरी साहेब सी ए तुषारकांती डबले साहेब आणि सी ओ नागपूर नागरिक सहकारी बँकेचे सी ओ श्री आशुतोषजी पाठक साहेब हे हजर आहेत. आपण त्यांचं स्वागत करूया. आज आपल्या इथे चार्टर्ड अकाउंटंट साकेत बागडियाजी जे 24 वर्षापासून या सेवेत आहे. त्यांचं मी नंतर अल्प परिचय करून देईल. तत्पूर्वी मी आपले सेक्रेटरी साहेब सी ए तुषारकांती डबलेजी यांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी या कार्यशाळा आपण जे घेतो आहे त्या संदर्भात थोडं मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. आजच्या या कार्यशाळेला उपस्थित नागपूर नागरिक बँकेचे सी ओ आशुतोषजी पाठक, जनरल मॅनेजर वनकर साहेब, आमचे असोसिएशनचे सी ओ वनरे साहेब आणि आजच्या कार्यशाळेचे स्पीकर श्री सी ए साकेतजी बगडिया. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की फायनान्स ॲक्ट 2025 हा अमेंड करण्यात आला आहे. 1961पासून आत्तापर्यंत इन्कम टॅक्स ॲक्टमध्ये अमेंडमेंट झाले नव्हते. हे आत्ता 2025मध्ये फायनान्स ॲक्ट अमेंड झाला आणि त्याच्यात बऱ्याचपैकी बदल झालेले आहेत. बदल तसे प्रॅक्टिकली पाहतो म्हटलं तर खूप त्याच्यात फरक नाही आहे, पण काही सेक्शन, काही चलान नंबर वगैरे सगळे चेंज झालेले आहे. आणि आता आपल्या सगळ्या बँकांचं जूनचं हे रिटर्न जाणार आहे TDSचं. तर त्या निमित्ताने आम्ही आज ही कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे. आजच्या या कार्यशाळेमध्ये आपल्याला TDSचे रेट, कोणत्या ॲक्टिव्हिटीवर TDS कापायला पाहिजे, त्याचं चलान नंबर काय, सेक्शन पहिलेचं काय होतं, आता काय चेंज झालं आहे, पहिलेचं चलान नंबर काय होतं, आता काय झालं आहे, ह्या सगळ्याबद्दल माहिती आपल्याला मिळेल. तसंच SFTमध्ये काही चेंजेस आहेत का हे पण एक थोडक्यात आपल्याला आपले लर्नेड स्पीकर सांगतील. तर मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपण हे व्यवस्थित ऐकावं. आपले जे प्रश्न असतील, क्युरीज असतील, ते आपण नक्की आत्ता आपल्या प्रश्नोत्तराच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्या वक्त्यांना विचाराव्या. आणि याच्यानंतरही आपल्याला जर काही क्युरीज असतील किंवा आपले काही प्रॉब्लेम्स असतील तर तुम्ही असोसिएशनला आमच्या मेलनी विचारू शकता. आम्ही त्या स्पीकरकडे फॉरवर्ड करू, त्यांचं रिटर्नमध्ये तुम्हाला हे देऊ. किंवा तुम्हाला फोननी बोलायचं असेल तर आमच्या असोसिएशनमध्ये सीओशी तुम्ही फोननी पण तुमचे क्युरी सांगू शकता. त्याचा आम्ही आपल्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू. मला अपेक्षा आहे की आपल्या हा सगळा आजचा वर्कशॉप, सेमिनार तुम्ही सगळे लोक एन्जॉय कराल आणि जे नवीन अमेंडमेंट आले आहे ते सुद्धा समजून घ्यायचा प्रयत्न कराल. आणि जूनचं रिटर्न हे तुमचं व्यवस्थित जाईल की जेणेकरून तुम्हाला इन्कम टॅक्समध्ये पुढे प्रॉब्लेम येणार नाही. मी या प्रसंगी साकेतजींचं स्वागत करतो की त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी वेळ दिला आणि आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आले. त्याच्यामुळे मी त्यांचं स्वागत करतो आणि माझं प्रास्ताविक इथे संपवतो. धन्यवाद. सी साकेतजी बागडिया हे आपल्या बागडिया अँड कंपनी या फर्मशी 24 वर्षापासून कार्यरत आहे. त्यांचं इंटरनल ऑडिट आणि मॅनेजमेंट ऑडिट या विषयांसोबतच इन्कम टॅक्स आणि GST या विषयांवरसुद्धा कन्सल्टन्सी देत असतात. ते विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीवर ते स्पेशल इन्व्हायटी म्हणून त्यांना बोलत असतात. ते विविध विषयांवर देशाच्या वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये त्यांना वक्ते म्हणून बोलत असतात. त्यांनी जर आपले हे सांगायचं झालं तर मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद इथेसुद्धा त्यांनी नाही का लेक्चर्स दिलेले आहेत. ते 5 चेअरमॅन ऑफ नागपूर ब्रँचचे जे नागपूर शाखा WIRCचे आहे, ICAI, तर त्याचे ते सेक्रेटरी म्हणून, व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून आणि प्रेसिडेंट म्हणून, चेअरमॅन म्हणून सुद्धा
काम केलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला या आजच्या या कार्यशाळेमध्ये त्यांचे एक योग्य मार्गदर्शक आणि स्पीकर आपल्याला लाभलेले आहेत. मी त्यांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी प्लीज हे कंटिन्यू करावे. थँक्यू. Thank you so much. At the outset, विदर्भ अर्बन बैंक्स एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद. मराठी आती है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है. कोशिश करूँगा तो गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का इस्तेमाल करके TDS जैसे जो कठिन सब्जेक्ट समझते हैं उसको आसान करने की पूरी कोशिश करूँगा. So I will make these things. Thank you so much Vidarbha Bank Association for arranging this session, क्योंकि ये सेशन बहुत ज़रूरी है और जितने भी लोग हैं उन सबको जितने भी क्वेरीज़ है, जो भी इश्यूज़ है, हमें सारे इश्यूज़ के ऊपर में डिस्कशन करेंगे. So I will start the screen sharing. Screen sharing. कनेक्ट नहीं है. क्या आप सब लोगों को ये प्रेजेंटेशन क्या आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? क्या मुझे को कंफर्म कर सकता है इसके ऊपर कि उन्हें प्रेजेंटेशन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, thank you so much. मेरे पास होगा, ठीक है. राइट. बहुत सारा कन्फ्यूजन है. सोच ये है कि TDS जैसी आया हुआ है यहाँ पर में, इनकम टैक्स एक्ट 2025 जैसी आया हमारे पास, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें चेंज होगी. अभी डब्ल्यू सर ने ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है कि नहीं कोई ऐसा मेजर चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, सिर्फ सेक्शंस जो है सेक्शंस में चेंजेस आ गए. जो चीज़ आप पहले कर रहे थे आगे भी आपको वही कर रहा है, सिर्फ उनके चलान्स, उनके सेक्शंस चेंज हो गए हैं. देखा जाए तो बेहतर हो गए. लेट मी पुट इट मोर ईजी. हर चीज़ जब चेंज होती है ना, तो चेंज होते समय उस चीज़ का हमेशा डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है, और उस डिफ़िकल्ट पार्ट को ही सिर्फ समझ लेंगे हम लोग तो आई फील कि 1 घंटे के अंदर मैं आप लोगों को सारा चीज़ें क्लियर कर दूंगा. TDS TCS ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसको एप्लीकेबल है. आप जितने कोऑपरेटिव बैंक हैं आप सभी को एप्लीकेबल है. इसमें एक चीज़ को मैंने बड़ा बोल्ड करके आपके सामने रखा हुआ है कि पर्टिकुलर सिचुएशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड कंटेंट देयर इन इज़ मोर रेलिवेंट रादर देन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शंस. कई बार कुछ चीज़ें हमें सामने जैसे दिखती है, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और होता है और सेक्शन कुछ और बोलता है. एट द एंड ऑफ द डे आपको TDS प्रॉपर तरीके से काटना और प्रॉपर सेक्शन में काटना है. वही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं आपके सामने कुछ एक्सरसाइजेस लेकर आऊँगा जिसके अंदर आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से आप सीख पाएंगे. उसके अंदर में TDS नया इनकम टैक्स बिल है. इस नए इनकम टैक्स बिल के अंदर में कंसोलिडेशन कर दिया है सारे TDS प्रोविजंस का. जिन जिन लोगों को पता है, जो ऑलरेडी देख रहे हैं, पहले सैलरी का TDS का प्रोविज़न था, जिसको याद होगा किसी को सेक्शन 192. फिर उसके अलावा इंटरेस्ट सब लोगों को पता है. मैं वही सेक्शंस डिस्कशन कर रहा हूँ जो हमारे बैंक के लिए जनरली एप्लीकेबल है. इंटरेस्ट का सेक्शन है 194A, ये आप सब लोग को पता है, जिसके अंदर आप लोग TDS काटते हैं. 194C हमारे बैंक को लगता है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर. 194H लगता है कमीशंस के लिए. 194J लगता है फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज. 194I लगता है फॉर रेंट पेमेंट्स. मेरे ख्याल से इतना ही मेजर
194N, सॉरी, सबसे बड़ा और बेहतरीन सेक्शन 194N, जिसके ऊपर शायद किसी को कोई क्वेरी भी होगी कि किसको लग रहा है और किसको नहीं लग रहा है। इतने हमारे मेजर सेक्शंस हैं। अब इतने सारे सेक्शंस को याद रखने के बजाय गवर्नमेंट ने कर दिया कि आप एक काम करो, वैसा मत करो, हमने सेक्शंस ना टोटल मिला करके आपको सिर्फ 3 ही सेक्शन दे दिया, उन्होंने आपको टोटल 3 सेक्शंस में आपको सारा का सारा चीज़ डिवाइड कर दिया। सेक्शन 392, 393, 394, एक 395 भी है जो नॉन रेसिडेंट्स के, नॉन रेसिडेंट्स के हमारे लिए कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सेक्शन 392 बोले तो सैलरी के लिए, अभी सिर्फ जो लोग नोटिंग कर रहे हैं सिर्फ नोटिंग कर ले, 392 फॉर सैलरी, 393 for other than salary. Let us put it like that. 392 for salary, 393 for other than salary, 394 TCS है। TCS हमारे लिए बड़ा स्पेसिफिक जगह पर है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अपॉन TCS। और 395 हमारे लिए एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो सिर्फ 2 ही सेक्शंस है, पहले सेक्शन ज़्यादा थे, अब सेक्शंस कम हो गए, 392 और 393। तो ज़िंदगी आसान हुई है कि प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इतना मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों के सामने देख के बोल पा रहा हूँ, तो प्रतिक्रियाएं समझ पा रहा हूँ एटलीस्ट। सो फ्रॉम मल्टीपल टाइमिंग रूल्स, सिंगल कंसेप्ट ऑफ TDS का एक सबसे बेसिक रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमारे कोऑपरेटिव बैंक में ये एक मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट देखा है कि लोग इसमें बड़ी गलती करते हैं। TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट इन बुक्स और पेमेंट, whichever is earlier। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, TDS is to be deducted at the time of credit in books और payment whichever is earlier। जो आपने आपके बुक्स में एंट्री ली है एज पेएबल या आपने पेमेंट कर दिया है whichever is earlier, उसके हिसाब से आपको TDS काटना ज़रूरी है। सवाल सीधा सीधा पूछ सकता हूँ, मेरे ख्याल से कुछ लोग रहेंगे, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना देते हैं। अगर मैंने सीधा सीधा सवाल आपको पूछ लिया कि नहीं भाई, आपके पास में आपके AMC वाले का बिल आया, आपके पास में कंप्यूटर के AMC वाले का बिल आया, पहला सवाल, कंप्यूटर के AMC का जो बिल आ रहा है उस पर TDS अभी तक आप कौन से सेक्शन में काट रहे हैं? एनीबडी कैन आंसर। AMC कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उस पर TDS आप कौन से सेक्शन में काट रहे हैं? 194C में काट रहे हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल ले लिया कि आपको आपके वेंडर ने आपको बिल दे दिया इन द मंथ ऑफ, हम अभी जून में, आज की डेट में 25 जून 2026 को उसने आपको इनवॉइस रेज कर दिया है, आपके पास पहुंच गया 27 जून 2026 को उसका इनवॉइस। अब इस इनवॉइस की एंट्री आप कब लेते हैं? हर एक बैंक का अपना अलग अलग सिस्टम है। एक बैंक बोलता है कि नहीं भाई, मैं क्रेडिट तभी करता हूँ जब मेरे बोर्ड में पास होता है, क्योंकि बोर्ड में पहले एक्सपेंडिचर पास होगा, उसके बाद में उसका एक्सपेंडिचर पास हुआ आपका जुलाई मंथ में, आपके जुलाई मंथ में डिसाइड किया गया। अब एक वो जब मुझे इनवॉइस रेज करता है तो मुझे GST भी उसके ऊपर चार्ज करके देता है, तो वो GST का क्रेडिट में ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, मेरे को पहला सवाल उठता है। मैं अभी GST पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बुक्स में एंट्री आ जाती है इन द मंथ ऑफ जून की इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई जब आप उसका बिल आपके पास आपके बोर्ड में अप्रूव होता है, पास होता है, उसके बाद आप उसकी एंट्री लेते हैं। अब मेरा सवाल उससे कि आप अच्छा उसका पेमेंट जो था, उसका पेमेंट आप करते हैं सितंबर में, तब आपके पास में 3 डेट है, एक जून 2025 जब आपके पास बिल आया, जून 2026 जब आपके पास बिल आया, जुलाई 2026 जब आपके बोर्ड ने उसको पास किया। अब आप उसकी अकाउंट्स में एंट्री लेते हो या नहीं लेते हो वो भी एक अलग है। अगर आपने अकाउंट्स में उसकी एंट्री ले ली है तो आपको TDS अगले महीने की 7 तारीख के पहले जमा करना है। अगर हमने अकाउंट में एंट्री नहीं ली और हमने पेमेंट बेसिस पर गए और सितंबर में हमने जब उसका एक्चुअल पेमेंट किया तब आपने एंट्री लिया आपके बुक्स में, तब आप TDS सितंबर का तो 7 अक्टूबर तक आप जमा करेंगे। तो TDS के अंदर रूल है डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सही अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या है? सही अकाउंटिंग प्रैक्टिस ये होती है कि जैसे आपके पास आपका बिल अप्रूव हो गया उसी समय आपने आपके बुक्स में उसका इफेक्ट ले लेना चाहिए और उसका TDS काट के आपने जमा कर देना चाहिए। उसमें सेक्शन 43B का MSME का भी प्रोविजंस आता है। अगेन टॉपिक के बाहर नहीं जाऊंगा, समय कम है। तो ये TDS रेट चार्ट था जो हमारा पुराना रेट चार्ट था। पुराना रेट चार्ट आपके कंफर्ट के लिए लेकर के आया कि नहीं, जो चीज़ें पुरानी थी आज भी वही ही है, कोई भी चीज़ उसमें चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ सैलरी के अंदर में, सेक्शन 192। सैलरी के अंदर हम लोग क्या चीज़ कर रहे थे अभी तक?
अगर कोई यहाँ तो नागपुर नागरिक सहकारी बैंक के लोग बैठे ये तो बता देंगे, बट अगर कोई बताना चाहता है तो प्लीज़ बताएं। अभी आप लोग जो TDS ऑन सैलरी डिडक्शन करते हो किस तरीके से करते थे अभी तक? क्या कोई बताना चाहेगा? शायद नहीं बताना चाह रहे। ठीक है, तो TDS के अंदर हम ये करते हैं कि हम एम्प्लॉय से उसका एक एग्जामिशन, उसका डिडक्शन का हम एक स्टेटमेंट लेते हैं कि भैया कोई डिडक्शंस वो क्लेम करने वाला है क्या। उसमें हमारे पास 2 सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन और ओल्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। उसके हिसाब से हम उसका करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर किसी को पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ TDS ऑन सैलरी, सैलरी के ऊपर TDS का क्या रेट है, ये मुझे कोई भी जवाब दे सकता है। शायद मैसेजेस के थ्रू आ सकता है क्या? लोग SMS उसमें उनको अलाउ किया है क्या? किया है ना, तो कोई उसमें मैसेज भी कर सकते हैं कि TDS का रेट क्या है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ TDS ऑन सैलरी, व्हाट इज़ द रेट ऑफ TDS ऑन सैलरी। सागर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एज पर सैलरी, यस, एब्सोल्युटली राइट। काफ़ी जगह पर क्या होता है, लोगों ने मुझे 10% 20% का रेट भी दिया हुआ है। सर 10% 20% है, सैलरी के स्लैब रेट्स के हिसाब से रहता है। तो न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कर रहे हैं या ओल्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको उसको लेकर के फिर आपको TDS कैलकुलेट करना है। और TDS आपको हर महीने जितना टोटल TDS आ रहा है अप्रैल मंथ में आप उसको डिसाइड करते हैं, और पूरे साल भर में उसका जितना TDS आ रहा है उसको साल भर के 12 EMI के अंदर आप उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई मेरे से सवाल पूछता है कि नहीं सर टोटल मिला करके किसी का TDS आ रहा है 50,000 रुपया एग्जाम्पल, अब मैंने 50,000 रुपये एक साथ फरवरी के बाद सीधा मार्च महीने में अगर मैंने जमा किया तो क्या मैंने गलत किया? आप समझे मेरा सवाल? 50,000 रुपये का TDS है, साल भर का आपने कैलकुलेशन में निकाल लिया, मैंने 50,000 रुपये हर महीने, मैंने आपको बोला हर महीने आपको काट के जमा करना चाहिए, 4,000 रुपये मंथली आपको जमा करना चाहिए। आपने अगर बोला कि हमने 4,000 मंथली नहीं काटा, हमने सीधा 50,000 फरवरी के अंदर में एक साथ मार्च में काट के जमा कर दिया, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? यस, आप गलत कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अलाउड। आपको हर महीने का ही TDS आपको जमा करना है। क्या होगा, सवाल ये उठता है ना, अगर नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा कि यू विल बी डीम्ड टू बी एन एसेसी इन डिफ़ॉल्ट, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी। यू वुड बी डीम्ड टू बी एन एसेसी इन डिफ़ॉल्ट। एसेसी इन डिफ़ॉल्ट के पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ये आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, राइट। सो सैलरीज के अंदर में आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे, वी विल टेक अप द क्वेश्चंस जिन के जो भी इश्यूज रहेंगे उसके अंदर में। मैं पहले आप लोगों को ना एक सेक्शन सबसे पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या है, जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो देखें तो ज़्यादा अच्छा है। सेक्शन 392 डेडिकेटेड सैलरी कंप्लायंस, ये तो आपके पास आ गया है। अच्छा, सैलरी के अंदर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट अलाउड है कि नहीं है? यस इट इज़ अलाउड, यस इट इज़ अलाउड। अदर इनकम इंक्लूजन, क्या मुझे अगर मेरे पास कुछ और प्रकार की इनकम भी है तो आपका जो एम्प्लॉय है, आपका एम्प्लॉय अदर इनकम का डिक्लेरेशन भी दे सकता है बैंक को कि भाई मेरे पास ये FDR के इंटरेस्ट है, मेरे पास ये है, मेरे पास और दूसरी इनकम है। वो इनकम आप उस एम्प्लॉय के कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हो और उसका भी TDS आप काट के जमा कर देते हो। एक इंपॉर्टेंट पार्ट आया उसके अंदर में कि अगर कोई व्यक्ति का TCS कटा हुआ है, आजकल क्या होगा, फॉरेन टूर के अंदर सब लोग जाते हैं, जब फॉरेन टूर में जाते हैं तो आपका TCS काट लिया जाता है। 2% अभी रेट हो गया है, पिछले साल तक 5 और 20% था। वो TCS का डिक्लेरेशन आप लोग अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हो कि मेरा इतना इतना TCS कट गया है। एम्प्लॉयर उस TCS को कंसिडर कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो अगर मेरी लाइबिलिटी 50,000 थी और मेरा फॉरेन का टूर हुआ जिसपे 10,000 रुपये का मेरा TCS काटा हुआ था, दैट कैन बी एडजस्टेड बाय द बैंक, और सिर्फ 40,000 रुपया ही TDS काट के जमा करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक नोट। सेक्शन 394 ये एक है जिसका मुझे लगता है सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे। इसके 2 पेजेस है, ये 2 पेजेस के अंदर स्क्रीनशॉट्स हम इस प्रकार से आपको दे देंगे कि भाई पहले क्या था और अब क्या हो गया है। न्यू TDS का रिटर्न का फॉर्म आ गया है। पहले जो TDS के रिटर्न के फॉर्म्स थे हमारे पास, वो हमारे पास फॉर्म 16 या हमारे पास फॉर्म 16A, ये सब हमारे पास सारे के सारे फॉर्म्स हुआ करते थे। अब वो फॉर्म्स के सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज हो गए हैं। जो फॉर्म्स पहले आपके पास में फॉर्म 16 था, अब वो फॉर्म 130 हो गया है। फॉर्म 16A था, वो फॉर्म 131 हो गया है।
फॉर्म 24Q अगर आप करती है, 26Q, खैर वो आप लोगों के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है, और सबसे मेन है फॉर्म 15G 15H जो कि फॉर्म 121 हो गया है। फॉर्म 16 का नया फॉर्म हो गया है फॉर्म 130। रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो उसको ध्यान में रहेगा। फॉर्म 16 हैज़ बीन नाउ रीनेम्ड एज फॉर्म 130। फॉर्म 16A, फॉर्म 16 इज़ फॉर सैलरी, फॉर्म 16A इज़ फॉर नॉन सैलरी। नॉन सैलरी मतलब इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशंस, प्रोफेशनल जो भी है। फॉर्म 131 हो गया है उसका नाम, और फॉर्म 15G 15H जो अभी तक था उसके लिए नया फॉर्म का नाम हो गया फॉर्म 121। तो अब आपके सामने जो मैंने एक स्क्रीन रखी हुई है, ये स्क्रीन है आपके पास में, जिसमें आपको मैंने सेक्शंस दे के रखे हुए हैं कि ये सेक्शन आया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब जब हम इनकम टैक्स का इस बार TDS का पेमेंट करने के लिए, अभी आप सब लोगों ने TDS का पेमेंट करना शुरू कर दिया होगा, अप्रैल और मई आप लोगों ने सबने पेमेंट करके रखा हुआ है। जैसे ही हम TDS का पेमेंट करने के लिए हम लॉगिन करते हैं, तो हमारे को वहाँ पर ऑटोमेटिकली दो दिखाता है, एक ओल्ड सिस्टम ऑफ इनकम टैक्स और एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। ऑब्वियसली अगर पिछले सालों का पेमेंट करना है तो आपको पिछले इनकम टैक्स एक्ट के मेनू में जाना है, और वहाँ आपको 194C, 194A, 194J, जो है आपको वहाँ पर दिखेगा। और नया जो आया है इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंदर में नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में आपको न्यू इनकम टैक्स एक्ट में जाना है, और फिर आपको अब वो चलान्स के हिसाब से आता है विच इज़ कॉल्ड एज अ पेमेंट सेक्शन कोड। अब पेमेंट सेक्शन कोड आ रहा है, तो अब सेक्शन तो 3 ही रह गए, 392, 393, 394, लेकिन ये सारे के सारा पेमेंट सेक्शन कोड आ गए। कोड के हिसाब से ही हमारे को पेमेंट करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक क्योंकि ये रिटर्न्स अभी तक आए नहीं हैं, यहाँ पर रिटर्न्स हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर के बाद हमारे को रिटर्न्स आएगा। प्रश्न ये उठता है कि सर मेरे को 1001 में पेमेंट करना था, मैंने 1002 में पेमेंट कर दिया, उससे क्या होगा? जनरली तो क्या, लेकिन जो इनके इसमें जो सर्कुलर में देकर रखा हुआ है, इनके सर्कुलर में देकर रखा हुआ है कि अभी तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स देंगे, आपको अलाउ करेंगे, लेकिन आगे जाके आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एज रिगार्ड्स दिस सेक्शन कोड, कि आप जो भर रहे हो पेमेंट कोड आपका करेक्ट होना ज़रूरी है। सो सैलरी सेक्शन 392 आपके लिए पेमेंट सेक्शन कोड है 1001। ओल्ड रिटर्न फॉर्म 24Q, जो लोग TDS भरते थे उनको ये सब सेक्शंस याद आते हैं कि 24Q, 26Q, ये वो सेक्शंस थे जिनके अंदर हम लोग हमारे रिटर्न्स फाइल करते थे। वो पुराना सेक्शन भी है। इसके अंदर आपके पास नया सेक्शन क्या आया है और पुराना सेक्शन क्या आता है इनकम टैक्स का, और उसका क्या रेट है, ये पूरी की पूरी एक स्लाइड दे के रखी है, विच इज़ गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ एक प्रिंट आउट आपने इसको निकाल के सामने रख लिया, तो यही आपके काम का है। कब काटना, कितना काटना, कैसे काटना, एवरीथिंग इज देयर, और कौन से पेमेंट कोड में डालना है। सो सैलरी 1001, पेमेंट टू गवर्नमेंट, पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और पेमेंट टू यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो आप लोगों का तो कौन सा आएगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो है ही नहीं, आप पेमेंट टू गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं, आप पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो आपके लिए कोड क्या आएगा? 1002। तो जो भी सैलरी का पेमेंट आप कर रहे हो उसके लिए आपका पेमेंट कोड क्या है? 1002। अब ये तो कुछ चीज़ ऐसी है ना कि जिसको याद करने में समय लगेगा, इट विल टेक सम टाइम टू रिमेंबर दीज कोड्स। तो जब हम करते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो भी आपने देखोगे ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ वहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, किस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं ना, उसकी बड़े क्लैरिटी में दे के रखा हुआ है। तो वो एक चीज़ को हमारे को देखना है प्रॉपर तरीके से। तो मैं अब इसमें से ना जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर हम लोग केवल डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ पर आपको मैं बताया सेक्शन 192 सैलरी वाला है। फिर उसके बाद आता है इंश्योरेंस कमीशन। ये आप लोगों के अंदर में प्रोबेबली आप लोग तो किसी इंश्योरेंस कमीशन नहीं दे रहा, आपको नहीं आएगा। कमीशन ब्रोकरेज 194H, जहाँ भी आप किसी को भी कमीशन दे रहे हैं या ब्रोकरेज दे रहे हैं विच इज़ एक्सीडिंग 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये के ऊपर अगर है तो आपको TDS काटना है। क्या रेट से काटना है आपको TDS? एट द रेट ऑफ 2%, एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है, तो इट इज़ एट द रेट ऑफ 2% फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs एंड 10% फॉर अदर्स। हमारे तो सारे इंडिविजुअल्स ही रहते हैं। कमीशंस के अंदर HUF वाले भी है किसी के? मैं हमेशा सवाल करता हूँ कि क्या HUF को कमीशन दिया जा सकता है?
HUF को कमीशन नहीं दिया जा सकता है, बट लोग टैक्स प्लानिंग के लिए करते हैं, बट दैट इज़ नॉट अलाउड. अगर किसी को कोई सवाल है, कोई चीज़ है, तो अपने सवाल को आप वहाँ पर आप लिख के रखिए. वी विल टेक अप ऑल द थिंग्स एट द एंड ऑफ द सेशन, राइट. नेक्स्ट है मेरे पास में TDS ऑन रेंट और मशीनरी. अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेकर रखा हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें देकर रखा हुआ है 50,000 रुपया पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, ये शब्द है. इसका मतलब ये होगा, पहले के ज़माने में जो था वो था 2,40,000. लोगों को पुराना याद होगा कि 2,40,000 रुपये साल का हुआ करता था. अब आ गया कि 50,000 रुपया पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ. इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली है और सिर्फ 2 ही महीने के लिए किराया दे रहे हैं और 2 महीने में उसका 55,000 रुपये का अगर रेंट है, तो आपको दोनों महीने के अंदर TDS की एप्लीकेबिलिटी आ गई है. उसके लिए 2,40,000 रुपये, ये 6 लाख रुपये की. कई बार हम ना 6 लाख रुपये के लिमिट के ऊपर कंफ्यूज होते हैं. हमको लगता है कि रेंट के अंदर 6 लाख रुपये का लिमिट है. रेंट में 6 लाख रुपये का लिमिट नहीं है. रेंट में अब आ गया 50,000 रुपया पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ. यानी अगर किसी का रेंट 50,000 रुपये के ऊपर है तो आपको उसका TDS काटना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पूरा साल भर का रेंट है या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का रेंट है. आइदर केस TDS इज एप्लीकेबल. TDS का जो रेट है दैट इज 10%. एक 2% का भी TDS का रेट है. 2% का रेट कहाँ पे आता है? अगर आपने कोई मशीनरी किराए पर ली है. मशीनरी किराए पर ली है, जैसे मान के चलिए कि हमने कहीं पर कोई कंप्यूटर मशीन्स हमने लिया है, कहीं पर किराए पर लिया है, कोई चीज़ लिया है. जेरोक्स मशीन कहीं किसी बैंक के अंदर उनकी जेरोक्स मशीन उन्होंने लेकर रखा होगा और जेरोक्स मशीन का एक करके रखा हुआ है और मशीन हमने किराए पर ली हुई, तो उसके अंदर 2% का रेट है. नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं सेक्शन 194A, हमारा प्यारा, जिसके ऊपर हमारी पूरी बैंकिंग निर्भर करती है. इंटरेस्ट पेमेंट, सबको ये पता है. उसके अंदर में 2 ही कैटेगरीज रह गई है वहाँ पर में. सीनियर सिटीजन्स 1 लाख रुपया, नॉन सीनियर सिटीजन्स 50,000 रुपया. उस पर TDS का रेट कितना है? 10% है. कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसको? ये मैं यहाँ पर नागपुर नागरिक बैंक में उनसे पूछ लेता हूँ, जो कि बाकी लोग जवाब दे नहीं रहे. अगर कोई जवाब देना चाहता है तो अच्छी बात है. आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को? हाउ विल यू कैलकुलेट? इन्होंने बोला कि साल भर का एस्टिमेटेड लेकर के करेंगे. ऐसा करेंगे हम लोग. जनरली मुझे लगता है कि बाकी सब लोग बोलेंगे कि हमारा तो सॉफ्टवेयर ही निकाल के दे देता है. हमको तो पता नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर जो हमको निकाल के देता है, हम तो उसके हिसाब से सब चीज़ों को करते हैं. तो सर, ये जो सॉफ्टवेयर निकाल रहा है, ये सॉफ्टवेयर को भी चेक करना आपका काम है कि सॉफ्टवेयर सही इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है. अगर सॉफ्टवेयर के अंदर में कुछ एरर है, कोई चीज़ें है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? पहला, उस व्यक्ति के सारे डिपॉजिट्स को टोटल करके उसके हिसाब से अगर वो 50,000 के ऊपर जा रहा है तो हमारा उसके ऊपर TDS कटना चाहिए. 2-3 सवाल उसके पीछे, आप ही लोग सब उसका जवाब जानते हैं. किसी की RD है और किसी की FD है और किसी के पास सेविंग बैंक इंटरेस्ट है. ठीक है, अब उसका RD का इंटरेस्ट 10,000 रुपया है, FD का इंटरेस्ट 30,000 रुपया है और सेविंग बैंक इंटरेस्ट उसका 12,000 रुपया है. तो टोटल ब्याज कितना हो गया उसका? 52,000. करेक्ट. टोटल ब्याज 52,000 रुपये हो गया उसका. 10,000 रुपया RD का, 30,000 रुपया FD का और 12,000 रुपया सेविंग का. तो TDS कट जाएगा. करेक्ट? नहीं? क्यों? सेविंग का नहीं पकड़ते हैं. सेविंग का नहीं पकड़ते हैं, तो ये आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा. आपका सॉफ्टवेयर इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इक्विप करेगा तो आपको समझ में आएगा. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है सेक्शन फॉर्म 15G 15H. सभी बैंकों के पास एज सच मेरे ख्याल से तो जा चुका होगा इंस्ट्रक्शंस. फॉर्म 15G 15H के लिए फॉर्म 121 आ गया है नया, उसको रिप्लेस करके. इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने फॉर्म 15G 15H लिया है तो क्या मैंने गलत किया है? हाँ सर, अभी 15G 15H हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026. तो अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं सर मैंने ले तो लिया है, तो नहीं, दैट इज़ नॉट अलाउड. आपको फॉर्म 121 के अंदर में ही 15G 15H वाले जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लेना है. अगर आप फॉर्म 121 देखेंगे, उसमें आपके पास पैन नंबर, ये जितनी भी अपनी बैंक की डिटेल्स है, वो सारा ऑप्शंस है. बहुत सारे बैंक होंगे जिनके पास में ये ऑप्शन आ चुका होगा. अब मेरा सवाल है कि क्या कोई ऐसा बैंक भी है जिसके पास में ये फॉर्मेट उनके सॉफ्टवेयर में नहीं आया है, जिसके कारण वो आज भी फॉर्म 15G 15H ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए. फॉर्म 121 ही रहेगा, जिसके अंदर आपको डिक्लेरेशन लेना है
और ये डिक्लेरेशन की इन्फॉर्मेशन भी हमें ऑनलाइन एनुअल बेसिस पर सबमिट करनी पड़ती है। टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है, ये तो कोई भी बता देगा। सागर जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप बोल तो रहे हो, आपको अनम्यूट करोगे तब आपकी आवाज़ आएंगी। क्या अनम्यूट का ऑप्शन किसी के पास नहीं है? क्या कोई अनम्यूट नहीं कर सकता अपने आप को? चलो कोई नहीं, टीडीएस के रिटर्न्स जो है आपको 4 क्वार्टर्स के अंदर भरना है। क्वार्टरली, यस, हाँ ये भी चलेगा, ये ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ क्वार्टरली फॉर एवरी क्वार्टर। क्वार्टर के बाद में आपके पास 30 तारीख है या 31 तारीख है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, तब तक आपको आपका रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अगर आप रिटर्न समय पर फाइल नहीं करते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों एप्लीकेबल है। एक सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट। अगर मैंने लेट पेमेंट किया तो मुझे इंटरेस्ट कितना लगता है? कई लोग इसमें गलती करते हैं। यस संजय जी, आपका समझ में नहीं आया, क्या कहा आपने? आवाज़ थोड़ा सा एको किया है, ठीक है। क्वार्टरली आपको भरना है टीडीएस के रिटर्न्स, और टीडीएस के रिटर्न्स आप जो क्वार्टरली भर रहे हैं उसके अंदर में आपके पास में, मैंने इंटरेस्ट की आपको बात किया, अगले महीने की 7 तारीख तक आपकी ड्यू डेट होती है। अगर 7 तारीख की ड्यू डेट संडे को पड़ती है तो क्या मुझे 8 तारीख का ऑप्शन मिलता है? संडे को तो मेरा बैंक बंद है, या 7 तारीख को मेरा सैटरडे आ रहा है, अगर सेकेंड या 4th सैटरडे आ रहा है मेरा बैंक बंद है, क्या मेरे को अलाउड है? नहीं, इट इज़ नॉट अलाउड। अब आपके लिए 7 तारीख की ड्यू डेट मतलब आपके लिए 7 तारीख की ही ड्यू डेट है। अगर आपने 8 तारीख को पेमेंट किया तो भी आपको इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, एंड दिस इंटरेस्ट इज़ 1.5% पर मंथ। 2 महीने का ब्याज हो गया 3%। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर आप बड़ा केयरफुल रहिए कि आप एक भी दिन डिले नहीं कर सकते। इसलिए आप सब अपने लिए ड्यू डेट रखिए 5 तारीख। 5 तारीख तक आपको किसी भी हालत में आपको पेमेंट कर देना है। प्रेजेंटेशन के अंदर क्यों नहीं गया भाई? एक मिनट, ये प्रेजेंटेशन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं आ रही? फिर से लूँ, स्लाइड शो, राइट, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा भी है, राइट। तो दिस वाज अबाउट 194A। 192 हमने डिस्कशन किया, 194A हमने डिस्कशन किया। ये जो पेमेंट सेक्शन कोड है ना, ये भी दूसरा आपका स्लाइड आया हुआ है। अगेन आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एज गुड एज, और ये मैं एक प्रेजेंटेशन भी मैं सर के पास शेयर कर दूंगा। दिस प्रेजेंटेशन कैन बी शेयर्ड विथ यू पीपल एज वेल, ताकि आप लोग को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो होता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, सेक्शन 194C। अब वो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर में लोगों के बड़े कन्फ्यूजन्स आते हैं। अगर आप सब यहाँ पे सामने रहते ना तो ज़्यादा अच्छे से होता, क्योंकि उसके अंदर में सवाल पूछना ज़्यादा अच्छे से हो पाता था। बट ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब होता है सिंपल, आपके पास जो भी AMC कॉन्ट्रैक्ट्स है, किसी प्रकार के हाउसकीपिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स है आपके पास में, सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी हमारे पास बैंक के अंदर में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हमारे काम है जिसके अंदर में हमारे को TDS काटना पड़ता है। तो ये सब जो इनके अंदर हमारे को देखना पड़ता है। एक कोई इंडिविजुअल बिल अगर 30,000 रुपये के ऊपर है इसी प्रकार के किसी भी AMC कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपको उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल है। 2 रेट्स है, 1% एंड 2%। 1% अगर इंडिविजुअल HUF है और 2% अगर अदर देन इंडिविजुअल HUF है। आप इस चीज़ को गौर करिएगा कि इन दोनों के पेमेंट सेक्शन कोड अलग अलग है। पहले 194C में हम जमा करते थे, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई भी हो, दोनों जगह पर एक ही चलता था। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर में पेमेंट सेक्शन कोड 2 अलग अलग है, 1023, 1024। तो ये आपको पेमेंट सेक्शन कोड ध्यान से, जब आप पेमेंट कर रहे हैं तब आपको ध्यान से आपको उसको फिलअप करना है। लिमिट है 30,000 रुपया पर कॉन्ट्रैक्ट। 30,000 के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो, अब किसी के साथ में मेरा 25,000 रुपये का AMC का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 25,000 रुपये का AMC कॉन्ट्रैक्ट क्वार्टरली है, तो अब उसका साल भर का 1 लाख रुपये का है, करेक्ट। 25,000 रुपया पर क्वार्टर का आ गया। अब वो बिल हर क्वार्टर का 25,000 रुपये दे रहा है। मैंने आपको बोला 30,000 के ऊपर जाएगा तो हमें TDS काटना है, 30 के ऊपर तो गया ही नहीं, 25,000 रुपये का हो गया। अब क्या होगा?
तो TDS हम बोलेंगे कि चलो एक और लेके चलता हूँ कि हम उसको लेके चलते कि 95,000 ही है आपका पूरा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, आपका 95,000 का है, जिसको आपने 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया, जो थोड़ा और आसान करते तो 22,000 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से 88,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी मैंने आपको बोला 30,000 के ऊपर आपको TDS रहेगा तो ये आपको काटना है, बट ऐसा नहीं है, आपका 88,000 हो गया ना, मतलब आपको पहले से पता था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो 30,000 रुपये के ऊपर है तो आपको उसके ऊपर TDS काटना है। आपने आपकी कन्वीनियंस के लिए उसको 22,000 रुपये करके आपने 4 क्वार्टर्स में पेमेंट किया है। तो 2 रूल होता है, एक होता है कि भैया 30,000 के ऊपर में, दूसरा होता है 1,00,000 रुपये तक मैक्सिमम अगर है तो TDS एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको पहले से पता है कि 30,000 रुपये के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर योर कन्वीनियंस आपने उसको 4 क्वार्टर्स के अंदर आपने उसको डिवाइड कर दिया है। तो आपके लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट 30,000 रुपये के ऊपर है तो आपको TDS काटना है, आपकी कोई भी पीरियोडिसिटी हो। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, सो दैट कैन ऑलवेज बी आस्क्ड टू मी इंडिविजुअल बेसिस पर, इंडिविजुअल केस लॉस के ऊपर में। एक सवाल मैं आप लोग को इसके लिए पूछ सकता हूँ कि यस यस पूछिए। किसी का पैन ना हो तो वहाँ पर कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट कंसीडर करनी है क्या? किसी का पैन अगर इनऑपरेटिव रहा आकर, ये तो नहीं रहा। नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल मुझे 4-5 लोगों ने पूछा कि सर अगर किसी का पैन इनऑपरेटिव है, पैन आधार लिंक नहीं है, तो बैंक की क्या जवाबदारी है? बैंक इसके अंदर में क्यों जवाबदार है कि सामने वाले व्यक्ति ने पैन और आधार लिंक नहीं किया हुआ है? तो बिल्कुल सही बात है, बैंक जवाबदार है ही नहीं। गवर्नमेंट ने बोल के रखा हुआ है कि भैया जहाँ पर पैन और आधार लिंक नहीं है वहाँ पर आप 20% टैक्स कलेक्ट कर लीजिए अगर सामने वाले व्यक्ति का। तो ये आपको हर बार चेक करना ज़रूरी है कि उसका पैन और आधार लिंक है या नहीं है। हमारे पास पैन कार्ड आ जाता है, हम पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंकिंग चेक नहीं करते। मेरे ख्याल से अब तो सबके पास में ऑप्शंस है, और नहीं है तो दे हैव टू चेक इट। तो जहाँ जहाँ भी TDS अगर उनका पैन और आधार लिंक नहीं है, पैन और आधार लिंक नहीं इसलिए पैन इनएक्टिव है, और पैन इनएक्टिव है तो आपकी लायबिलिटी 20% की आपको डिपार्टमेंट की तरफ से TDS की नोटिस आएंगी। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको TDS की नोटिस आके रखी हुई है तो आपको उसके पीछे जब तक कि वो लिंक नहीं होता है तब तक, अच्छा ये तो पहले ऑप्शंस थे आपके पास, पहले ये गवर्नमेंट ने एक बार दे दिया, 2023-24 तक का गवर्नमेंट ने हमारे को ऑप्शन दे दिया कि आप उसको रिवाइज़ कर लो। उसके बाद से रिवीजन का ऑप्शन आपको नहीं दिया। मतलब अगर आज आपने किसी को दिया और उसका पैन और आधार लिंक नहीं है और वो लिंक कर देंगे हमारे बोलने के बाद में, जब हमारे को डिमांड आई तो आपकी डिमांड हटती नहीं है, आपको 20% उससे कलेक्ट करके ही जमा करना पड़ता है। तो बी वेरी केयरफुल कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं है। जब भी आप पैन कार्ड किसी से ले रहे हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों आपको लिंक चेक करना कंपलसरी है। आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स, यस, नहीं अगर 20,000 रुपये का पेमेंट किया और अगर किसी भी सेक्शन में है ही नहीं तो TDS काटना ही नहीं है उसको। 194C मैंने आपको बोला 30,000 का, अगर 30,000 के ऊपर जाएगा तो ही TDS कटेगा। 30,000 के ऊपर नहीं है तो TDS नहीं कटेगा, और 30,000 रुपये का लिमिट 1,00,000 रुपये तक जाता है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, कई लोग बैंक होंगे जो डायरी प्रिंट करते होंगे या कैलेंडर प्रिंट करते होंगे, ठीक है, या मैं हमारी AGM की प्रिंटिंग होती है, हमारे AGM के अंदर जो प्रिंटिंग होती है, तो वो प्रिंटिंग के ऊपर TDS एप्लीकेबल है क्या? अगर आपने अहवाल छपवाया और अहवाल छपवा करके आपने उसको दे दिया अगर आपने लोगों को, तो अहवाल का बिल आगे समझ के चलते 75,000 रुपया एग्जाम्पल, 30,000 रुपये के ऊपर है, क्या उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल है? हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है कि जब भी बिल आता है ना, बिल में आप ये देख लो कि उसका HSN कोड क्या डाला है या सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या डाला है। GST का बिल रहता है मोस्ट ऑफ, उसमें उसका HSN या SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड, SAC कोड है या HSN कोड है। अगर वो सर्विस अकाउंटिंग कोड है 99 वाला, 99 से शुरुआत है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल है, इर्रिस्पेक्टिव है। और जहाँ उसने HSN आ गया, इसका मतलब देयर इज़ अ सप्लाई ऑफ मटेरियल। तो आप देखते होंगे कई जगह के अंदर में जहाँ आप ये प्रिंटिंग करवा रहे हैं, वहाँ पर सामने वाले व्यक्ति आपको HSN कोड लिख करके देता है, वो आपको 99 करके नहीं देता है। कारण उसके अंदर उसके पेजेस उसके खुद के होते हैं। तो ये इसके ऊपर एक बड़ा एक स्पेसिफिक है, मैं एक स्पेसिफिक आप लोगों के लिए उसके कवर करके, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ वर्क है न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। वर्क बोलता है कि एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, कैरेज ऑफ गुड्स, कैटरिंग, और उसमें एक ई है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर
बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम, ये हो गया हमारे स्पेसिफिक, क्योंकि अगर आपने डायरी छपवाई है या कैलेंडर छपवाया है तो आपने आपके लिए छपवाया हुआ है। वो डायरी सिर्फ हमारा बैंक का नागपुर नागरिक है तो नागपुर नागरिक कई बैंक का नाम की डायरी है, दैट कैन बी यूज्ड ओनली बाय नागपुर नागरिक या वो जिसको दे रही है। अगर कैलेंडर छपवा लिया नागपुर नागरिक सरकारी बैंक के नाम का तो वो कैलेंडर भी नागपुर नागरिक बैंक का ही रहेगा, तो कोई और तो यूज़ ही नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो ये हमारे लिए स्पेशल हो गया, मतलब हमारे लिए हमने मोल्ड करके बनाया हुआ है। उसमें इस बार बोल के रखा हुआ है कि सच कस्टमर और इट्स एसोसिएट बीइंग अ पर्सन प्लेस सिमिलरली एंड रिलेटेड टू सच पर्सन, मतलब इसको पूरा सेक्शन है। सेक्शन का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर नागपुर नागरिक सहकारी बैंक ने उसको वो मटेरियल सप्लाई किया है कि तुम ये हमारा मटेरियल लो और इससे हमारे को बना करके दो, तो TDS कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। मतलब वो व्यक्ति अगर अपने ही खुद की स्टेशनरी, खुद का पेपर यूज़ कर रहा है और हमारे को बना के दे रहा है हमारी स्पेसिफिकेशंस वाली चीज़ें, इट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्क, तो इसलिए उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारे लिए फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन क्या है, उसमें अगर सर्विस अकाउंटिंग कोड लिखा है 99 लिखा है, मतलब TDS डेफिनेटली काटना है आपको। अगर HSN कोड लिखा हुआ है तो ही कन्फ्यूजन आता है कि HSN कोड है तो TDS काटना है कि नहीं काटना। उसके अंदर में HSN कोड आया तो फिर आपको ये वाला डालना है कि मटेरियल आपने सप्लाई किया कि उन्होंने अपना खुद का मटेरियल यूज़ किया है। खुद का मटेरियल यूज़ किया हुआ है तो TDS उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हमने अगर मटेरियल सप्लाई किया तो इसका मतलब ये हो गया दे हैव डन अ वर्क एज पर आवर स्पेसिफिकेशंस, या उन्होंने को हमने जो दुकान बताई वहाँ से उन्होंने लेके रखा हुआ है, दैट मीन्स द मटेरियल हैज बीन सप्लाइड टू देम बाय अस, देन दैट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्क। ये थोड़ा सा यस, न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट है उस पर 194C एप्लीकेबल है, उसका इससे कोई दैट्स अ सर्विस एग्रीमेंट। उसके अंदर आपने कोई छापने के लिए पेपर का आपने कटिंग नहीं दिया उसको, वो तो उसका पेपर वही छाप रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड दैट, और वो स्पेसिफिकली वर्क की डेफिनेशन में कवर्ड है। वर्क शैल इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग इज ऑलरेडी कवर्ड इन दिस। कई बार ना 194C और 194J के अंदर कन्फ्यूजन होता है, किसको 194C लगेगा कि 194J लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि AMC कॉन्ट्रैक्ट्स है, AMC जो आता है उसका तो बंदा खुद आता है, मेरे पास आता है, करता है और सेटअप करके देता है, उसके ऊपर 194C लगना चाहिए कि 194J लगना चाहिए। कई बार कन्फ्यूजन होता है, यानी 1% TDS 2% कटेगा या 10% कटेगा। तो जो उसका मेजर कैरेक्टर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ दैट विच इज़ गिविंग दैट कैरेक्टर, कि वो कॉन्ट्रैक्ट है कि वो प्रोफेशनल सर्विसेज है। अभी जैसे एग्जांपल के लिए कि जो एडवोकेट्स हैं हमारे, जो भी हम ले रहे कर रहे वो डेफिनेटली प्रोफेशनल है, उसके अंदर लिमिट है 30,000 रुपये का। 30,000 के ऊपर अगर आपने एडवोकेट को पेमेंट दिया हुआ है तो आपको उसके ऊपर TDS काटना ही काटना है एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन अगर वैसा नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट्स है तो आप TDS रेट काटेंगे 1% या 2%। तो हमारे पास पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स है, समय बहुत कम दे कर रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना, अगर मेरे को सर बोलते ना कि हम एक फुल डे सेमिनार रखते ना, तो मुझे लगता है ना कि फुल डे भी हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते थे। इसके अंदर इतने सारे एग्जांपल्स, इतनी सारी चीज़ें हैं। सो 194C ध्यान रखिएगा, पेमेंट टू इंडिविजुअल है, HUF है या अदर देन इंडिविजुअल HUF है, दोनों का पेमेंट सेक्शन कोड अलग अलग है। रिमेंबर 1023 1024। उसी प्रकार से फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 2% 10%। अब ये भी इसको लेकर लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि 194J में जाएगा कि 194JB में जाएगा, जो कि अब 1026 1027 है। एग्जाम्पल के लिए कि भैया मेरे पास में जो मेरा टेक्नीशियन आता है, मान के चलते हैं कि हमारे पास फायर का हमने किसी के साथ एग्रीमेंट करके रखा हुआ है, और फायर के अंदर में देर आर 2 थिंग्स, एक आपने AMC करके रखा हुआ है, दूसरा आपको जब ज़रूरत पड़ी तब आपने उस बंदे को बुलाया। जब ज़रूरत पड़ी, जब वो बंदा हमारे पास आया और उसने अपना एक सर्विस चार्जेस का बिल दे दिया 45,000 रुपये का, कि हमने आपके यहाँ पर पूरा फायर का सब दिखा करा, सब कुछ किया और 45,000 रुपये का बिल है। अब इसके ऊपर TDS क्या रेट से कटेगा, 10% कि 2%? तो वो यहाँ पर होता है क्योंकि प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, क्या ये टेक्निकल सर्विसेज है? हाँ ये टेक्निकल सर्विसेज है, तो TDS मैंने 2% ही काटना चाहिए, मैं क्यों 10% काटूंगा उसके अंदर, सामने वाले व्यक्ति को क्यों ब्लॉक करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है, किसी ने एक और सवाल मुझको पूछा था कि सर हमको जितना TDS काटना था हमने उतना नहीं काटा, हमने कम काटा बाय मिस्टेक। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 2% 10%, आपने 2% काट लिया, 10% काटना चाहिए था, तो क्या होगा भाई, मैंने कम काटा है पर काटा तो है। सामने वाले व्यक्ति के इसमें कुछ काटा है तो अपनी इनकम में तो उसको दिखाना ही पड़ेगा कि उसको TDS काट के रखा हुआ है, और अगर उसने अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया तो हमारे पर वैसे भी कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। सो वी हैव टू बी कि शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TDS
क्या ये गुनाह है, क्या मुझे इसके लिए पीनलाइज किया जा सकता है कि हाँ मैंने शॉर्ट डिडक्शन किया है। जो मैंने आपसे बोला है 20% वाला वो तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, उसके अंदर है, लेकिन मैंने बोला 2% 10%, मुझे लगा 2 पे काटना था, उन्होंने बोला 10 पे काटना चाहिए था। तो शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TDS इज ऑल्सो अलाउड बाय वेरियस कोर्ट्स कि ठीक है कम काटा कोई दिक्कत नहीं, टिल द टाइम वो सामने वाले व्यक्ति ने अपनी इनकम अपने रिटर्न में दिखा दी है तब तक हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसने अगर उस इनकम को अपनी इनकम में दिखा दिया, उसके ऊपर टैक्स भर दिया है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको वापस से भरने के लिए नहीं बोला जाएगा। डिविडेंड के ऊपर क्या टैक्स का रेट है? डिविडेंड देते ना अपने सारे कोऑपरेटिव बैंक्स, डिविडेंड के ऊपर टैक्स का रेट क्या है? एनीबडी, व्हाट इज द रेट ऑफ? कोई मुझे ये मत बोलना कि हम डिविडेंड जो दे रहे हैं उसके ऊपर हम TDS नहीं काट रहे, ऐसा तो नहीं है। हम जो डिविडेंड दे रहे हैं उसके ऊपर TDS नहीं काट रहे, ऐसा तो नहीं है। अगर हम TDS नहीं काट रहे तो क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। TDS डिविडेंड के ऊपर में TDS कोऑपरेटिव बैंक को एप्लीकेबल नहीं है। कंफ्यूजन था, सॉरी, घुमाया थोड़ा सा, बट डिविडेंड्स के ऊपर TDS एप्लीकेबल नहीं है फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। रीजनिंग है उसके पीछे कि सिर्फ जो कंपनीज है लिस्टेड, जो इंडियन कंपनीज है, केवल उनके ऊपर एप्लीकेबल, और हम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, इसीलिए हम हमारे मेंबर्स को ही दे रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये डिविडेंड के ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। 194Q आपके पास एक सेक्शन होता है, 194N अभी तक आया नहीं, यहाँ पर आया नीचे, हाँ 194Q। अगर आपने 50 लाख रुपए के ऊपर किसी से खरीदी किया, आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ के ऊपर है, तो आपको उसके ऊपर TDS 0.1% से काटना है। 194R, इसके ऊपर मैं आऊँगा आपके ऊपर स्पेसिफिकली। पहले 194N, इसके ऊपर किसी को सवाल जवाब था। पहले 20 लाख रुपए की लिमिट थी, 20 लाख तक इतना, उसके बाद ये 2%, 5%, फिर उसके बाद में अगर उसका पैन नंबर है, 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न हम लो उससे, दिया है उसने, नहीं दिया है उसने। अभी गवर्नमेंट ने ज़िंदगी आसान कर दी है, बोले ये 3 साल के रिटर्न्स की उनको समझ में आ गया, कोई बैंक उसको फॉलो कर नहीं सकता है, सीधे सीधे सिंपल बोल दिया 1 करोड़ रुपए के ऊपर में अगर आपका कैश डिपॉजिट है, विड्रॉल है, तो आप 194N के अंदर आपका है, तो आप 2% TDS काट लीजिए इर्रिस्पेक्टिव। हाँ, अगर उसका पैन नहीं है आपके पास तो आप कितना काटेंगे? 20%। अगर उसका पैन नहीं है आपके पास तो आप कितना काटेंगे? 20%, अदरवाइज 2%। सो 194N इज मेड वेरी वेरी क्लियर, उसमें कोई इशू नहीं है। वी विल डिस्कस ऑन TCS के बारे में नहीं है। इंटरेस्ट रेट के बारे में एक चीज़ है, कई लोग बोलते हैं कि यार हमने TDS लेट जमा किया, जमा तो किया है, क्या दिक्कत आ रहा है? जैसे मैंने आपको पूछा कि TDS हमको काट के जमा करना चाहिए था इन द मंथ ऑफ जुलाई, हमने जुलाई मंथ में पेमेंट कर दिया, ऑडिट के अंदर में आपका निकल के आया कि ये TDS आपको पेमेंट करना चाहिए था, आपने उसके हिसाब से TDS का पेमेंट कर दिया। TDS का पेमेंट आप कब करेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? मान के चलते कि अगस्त 2025 के अंदर में आपने कोई एक्सपेंडिचर किया था जिसके ऊपर आपको TDS काटना चाहिए था, उस समय ध्यान में नहीं आया, मार्च महीने में कॉन्करेंट ऑडिटर ने आपको ख्याल में दिलाया कि सर आपने ये करना चाहिए था, आपने नहीं किया, आपने बोला ठीक है यार अभी जमा कर देते। आप आज की डेट में एंट्री पास करोगे उसकी, क्योंकि आपने अभी TDS की तो एंट्री ली ही नहीं थी, आपने पहले से काटा ही नहीं था उसके ऊपर में। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या रेट से लगेगा। TDS का इंटरेस्ट कितना है? 1.5% पर मंथ है, लेकिन अगर मैंने TDS का कलेक्शन ही नहीं किया है तो मेरे लिए रेट 1% है टिल द टाइम आई कलेक्ट इट फ्रॉम द कस्टमर, या मेरी बुक्स में मैं एंट्री कर दूंगा। तो अगर आपने किसी को 1 लाख रुपए का, समझो कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, AGM हुई, AGM में समझो कुछ फूड का वहाँ पर में अरेंजमेंट हुआ, फूड के पीछे में, कैटरिंग के पीछे आपने TDS काटा या काटना चाहिए था, नहीं काटा, बाद में आपने मार्च महीने के अंदर काट के जमा किया, तो आपकी एंट्री कब आई आपकी बुक्स में? इन द मंथ ऑफ मार्च। मेरा सवाल है कि इसकी इन द मंथ ऑफ मार्च, तो आप इसके ऊपर जो TDS जमा करना है वो TDS आपको जमा करना चाहिए था इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो अगस्त में आपकी AGM हुई थी, आपको सितंबर के अंदर जमा कर देना चाहिए था। आपके कौन से TDS रिटर्न में जाना चाहिए था? वो आपके सेकेंड क्वार्टर के TDS रिटर्न में जाना चाहिए था, उसके हिसाब से हमारे को इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहिए। तो प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी आपका डिले होता है, हमारी बुक्स में एंट्री हम लेट करते हैं, एक इंटरेस्ट मेरे को 1% के हिसाब से लगेगा फ्रॉम अगस्त टू मार्च, और उसके बाद से मेरे को 1.5% लगेगा, क्योंकि मेरा जब तक मैंने बुक्स में एंट्री पास नहीं की थी,
So that is one thing which is required to be understood on that. 194N ये मैंने आपको बताया कि दैट हैज़ बिन रिमूव्ड, अब कोई दिक्कत वाला काम खत्म हो गया है. और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला अगर है तो 1 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ रुपए की है कैश की. 194Q हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं. 194Q बहुत सारे लोगों का एप्लीकेबल शायद नहीं होगा, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू गो मोर इनटू डिटेल ऑन दैट. 194R TDS ऑन बेनिफिट और परक्विजिट ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन. ये 194R बहुत सारे बैंक्स के अंदर शायद एप्लीकेबल नहीं हुआ है, सुना नहीं है, समझा नहीं है. 194R बोला हुआ है कि अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस प्रमोशन के लिए हमने खर्चा किया है या कोई बेनिफिट परक्विजिट दिया है किसी को, उसके ऊपर में हमारे को अगर 20,000 रुपये के ऊपर दिया है तो हमें 10% का TDS काटना है. अब ये किस टाइप का हो सकता है? जनरली बड़े कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि उन्होंने कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर टूर पे भेज दिया, कर दिया उनको, या एजेंट या एक मार्केटिंग कंपनी है, किसी सेल्स आपने अचीव किया हुआ है और अचीव जो किया है तो आपने उसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ को भेज दिया बाहर, तो उसका जो बेनिफिट मिला उनको, उसको आप 194R में TDS काटते हैं. बट हमारे बैंक के अंदर जनरली ये चीज़ नहीं होती है. हमारे इसके अंदर में एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. एक ही चीज़ है इसके अंदर में विच इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ गोइंग टू बी रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. सेक्शन 194R का एक सर्कुलर आया हुआ है, उस सर्कुलर के अंदर में एक स्पेसिफिक पॉइंट दे के रखा हुआ है. ये कहाँ पर होगा? मान के चलते हैं कि आपके ऑडिटर्स है या आपके हमने कोई एक नया ब्रांच हमने बनाया. अब वो नया ब्रांच बनाने के लिए हमने समझ के चलते कि हमने किसी से कुछ एक फुल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हमने किसी को, जिसमें उसने हमारे को मशीनरी सप्लाई किया, लेकिन उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के लिए उसका एक टेक्निकल बंदा आया जिसने अपना आने जाने का खर्चे का बिल बैंक को दिया, जिसको हम बोलते हैं रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. या ऑडिटर है, उन्होंने कोई खर्चा किया, आपके ब्रांचेस दूर दूर है, ऑडिटर ने आकर के रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा क्लेम किया. पहला, इसकी लिमिट है 20,000 रुपया. दूसरा, अगर वो बिल बैंक के नाम के है, आप याद रखिएगा, अगर वो बिल बैंक के नाम के है और 20,000 रुपये के ऊपर है रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो आपको उसके ऊपर 10% TDS काटना है. लेकिन अगर वो बिल्स मैं हूँ, मेरे ही नाम के बिल्स है जो मैं बैंक से रियम्बर्समेंट क्लेम कर रहा हूँ, उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर वो बैंक के नाम के बिल्स है और 20,000 रुपये के ऊपर आपने रियम्बर्समेंट किए हो तो आपको उसके ऊपर TDS पेमेंट करना है एट द रेट ऑफ 10%. 194C, 194J, 195 के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. इसके अंदर में कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ है जो मैं आपका एक ले लेता हूँ उसके अंदर में. जैसे कि एग्जांपल के लिए कि लीगल फीस के अंदर में ये तो बहुत रहेगा. आपके एडवोकेट है, आपके एडवोकेट ने अपना आपने NPA के लिए केसेस हमने उसके अंदर किया हुआ है. नो NPA के केसेस के लिए वो हमारे बिहाफ में फ़ीस भी पेमेंट करते हैं, वो फ़ीस का भी हमारे को कई बार रियम्बर्समेंट क्लेम करते हैं और आप उनको पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो. वो रियम्बर्समेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, उस पर कोई TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं है. वो केवल 30,000 रुपये के ऊपर अगर एडवोकेट साहब का बिल गया हुआ है पूरे साल भर के ऊपर में, तो आपको उनका TDS काटना है एट द रेट ऑफ 10%. सो बी वेरी क्लियर ऑन दैट. एक हमेशा से सवाल उठता है कि नहीं, ऑडिट फीस या कंसल्टेंट की फ़ीस का प्रोविज़न 31 मार्च को आपके पास जितने भी एक्सपेंडिचर्स है उन सब एक्सपेंडिचर्स का आप प्रोविज़न करते हो. जो एक्सपेंडिचर का आपने प्रोविज़न करके रखा हुआ है उसके ऊपर में TDS की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है. ये मैं थोड़ा सवाल जनरल जनता में डाल दे रहा हूँ, इसके ऊपर सही में कुछ जवाब चाहता हूँ कि आपने प्रोविज़न कर दिया बुक्स के अंदर में खर्चे का, AMC एक्सपेंसेस का आपने प्रोविज़न कर दिया, आपने एक्सपेंसेस का प्रोविज़न किया है, क्या उसके ऊपर TDS कटेगा या नहीं कटेगा? पहला तो सवाल ये कि प्रोविज़न किसका होता है? प्रोविज़न हम किसका करते हैं? उन खर्चों का जो मेरे मार्च तक के खर्चे हो चुके हैं और आई एम रिक्वायर्ड टू पे इट. उसके पीछे में बाय लॉ डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो आपने आपकी बुक्स में क्रेडिट कर दिया 31 मार्च को. क्योंकि आपने क्रेडिट कर दिया इसलिए आपको उसके ऊपर TDS काट के जमा करना है. सो अगर आपने प्रोविज़न किया है तो आपको उसके ऊपर TDS जमा करना है.
अगर कोई डाउट है किसी को तो डेफिनेटली जैसे सर ने बोला हुआ है, बाद में फिर इस चीज़ के ऊपर में डिटेल में एक एक पॉइंट को हम उस पर क्लियर कर सकते हैं। कुछ FAQs है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जो मैंने आप लोगों के लिए जो मुझे रेलिवेंट लगे जहाँ जहाँ पर हमारे पास है। व्हाट हैपन्स इफ़ अ डिडक्टर एरोनियसली डिडक्ट्स TDS कोटिंग द ओल्ड एक्ट सेक्शन नंबर फॉर अ पेमेंट मेड आफ्टर 1 अप्रैल 2026। मतलब ये कि भाई 1 अप्रैल 2026 के बाद अभी 2 महीना हो गया है, अभी 2 महीने के अंदर में अभी किसी ने समझ लो ध्यान नहीं दिया और उसने न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में डालने के बजाय उसने पुराना ही इनकम टैक्स एक्ट में चला गया और पुराने ही सेक्शन में 194C में जमा कर दिया, तो क्या होगा? पहला, आप पुराने में जाओगे तो आपको करने देगा नहीं, क्योंकि आप पुराने में भी जाओगे तो उसके अंदर में आपको चालान के अंदर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने नहीं देगा, जो 26-27 है असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर। पर फिर भी आपने अगर कर दिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल के रखा हुआ है कि भाई अगर ऐसा कोई चीज़ हो गया है तो डिडक्टर में बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ करेक्शन स्टेटमेंट टू रेक्टिफाई द सेक्शन रेफरेंस। आपके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको जो TDS ऑफिसर है उसके पास में आपको एक देना पड़ेगा स्टेटमेंट कि भाई हमें ये सेक्शन हमने बाय मिस्टेक पुराना वाला डाल दिया है, इसको नए सेक्शन में आप कन्वर्ट करिए। ऐसे ही नहीं होगा, हमको उसको बोल के करवाना पड़ेगा। दूसरा, इफ़ टैक्स वॉज डिडक्टेड इन मार्च 26 बट द डिपॉजिट इन मई 26, ये तो पिछले साल की बात है, बट हाँ मार्च 26 की ड्यू डेट रहती है 30 अप्रैल। आपने अगर मई में जमा किया है तो आपको TDS इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का, मार्च, अप्रैल एंड मई। मार्च का ड्यू डेट याद रखिए 30 अप्रैल होता है, 30 अप्रैल तक आप जमा कर सकते हो उसके अंदर में। और आपने अगर जमा नहीं किया उस समय तक तो आपको हर महीने का 1.5% के हिसाब से ब्याज लगेगा, यानी मार्च, अप्रैल, मई में किया तो मतलब एक्चुअल देखा जाए 2 ही महीना डिले हुआ है, करेक्ट। आप बोलोगे 1 मई को हमने अगर पेमेंट किया है फॉर 31 मार्च तो आपको इंटरेस्ट कितना लगने वाला है? 4.5%, 4.5% एंड नॉट 3%। हम 3% कैलकुलेट करते 2 महीना पकड़ के, 2 महीना नहीं है 3 महीना है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ड्यू डेट आपको पता है सारी की सारी 7 तारीख है अगले महीने की। मार्च के लिए 30 अप्रैल है, अप्रैल 26 से भी आपका 7 तारीख अगले महीने की ड्यू डेट है उसके अंदर में। TDS का आपका ये, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कि भाई हम लोग ना TDS तो काट लेते हैं, TDS के सर्टिफिकेट हम लोग इशू नहीं करते हैं हमारे डिपॉजिटर्स को। क्या वो करना ज़रूरी है? आपने आपका TDS का रिटर्न फाइल कर दिया, सब कुछ कर दिया, TDS सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, ये सबको पता है। आपके TDS के टैन के अंदर लॉगिन करके आपको TDS सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड भी करने हैं। तो आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो देयर इज़ अ पेनल्टी। कई लोग होंगे जिन्होंने आज तक डाउनलोड नहीं किया होगा कि भाई वो तो ऑलरेडी उसके अकाउंट में दिख जाता है, ऐसा नहीं है, आपके लिए कंपलसरी है। तो ये मैंने आपके पास देके रखा हुआ है कि व्हाट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ TDS डिडक्टर्स टू इशू सर्टिफिकेट्स। तो TDS ऑन पेमेंट्स अदर देन सैलरी, जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ अप्रैल टू जून 2026, आपको आपका ड्यू डेट क्या है उसका? 31 जुलाई। अप्रैल से मई, जून का आपका ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। 15 अगस्त यानी कि 15 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग आपको TDS सर्टिफिकेट जनरेट करना है और आपको उसको भेज देना। अगर नहीं भी भेज रहे हो तब भी जनरेट करना कंपलसरी है। प्लीज़ मेक दिस थिंग इनटू योर माइंड। अगर आपने नहीं किया हुआ है, अगर इसने नहीं किया हुआ तो 500 रुपया पर डे फॉर द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट कैन बी लेवीड। 500 रुपया पर डे। अब उसने ये नहीं बोला है कि 500 रुपया पर डे सभी सर्टिफिकेट्स को मिला करके होगा या 500 रुपया पर सर्टिफिकेट पर डे। लॉ बोलता है अ पेनल्टी ऑफ ₹500 पर डे फॉर द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट कैन बी लेविड। अब पर डे का मतलब अगर मेरे पास हज़ारों डिपॉजिटर्स है तो गवर्नमेंट की कितनी कमाई हो जाएंगी? गवर्नमेंट को सिर्फ इसको वापस से सिर्फ एक सिस्टम में डाल देना है, तो ये चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी। तो आप लोग गवर्नमेंट को आसान मत बनवाइए, खुद उस चीज़ का ध्यान रखिए और TDS सर्टिफिकेट भी जनरेट करिए। वेयर द डिडक्टर हैज़ नॉट डिडक्टेड द टैक्स एंड इफ़ द डिडक्टी हैज़ पेड द टैक्स डायरेक्टली ऑन द इनकम, जो मैंने आपसे बोला है कि भैया हमने TDS नहीं काटा लेकिन डिडक्टर ने जिसका हमको डिडक्टी ने जिसका हमको काटना था उसने खुद ने ही इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दिया, तब क्या होगा
भाई इनकम टैक्स रिटर्न उसने फाइल कर दिया, मैं आज काटूंगा फिर से डबल हो तो ऑलरेडी इनकम ऑफर कर चुका है, टीडीएस क्रेडिट क्लेम भी नहीं कर पाएगा। उसमें एक सेक्शन सीए के द्वारा आप एक सेक्शन 398(2) के अंदर में आप उसके अंदर में ना एक फॉर्म 149 में या फॉर्म 150 के अंदर में यू कैन पुट अ सर्टिफिकेट कि नहीं भैया ओके फाइन दैट हैज़ बिन डन, नॉन डिडक्शन या लेस डिडक्शंस के लिए सर्टिफिकेट है, तो ये सेक्शन हम फॉलो करेंगे तो इट कैन बी डन। तो जब भी कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, टीडीएस डिपार्टमेंट की नोटिस आती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है कि हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर में। फॉर्म 26 QB टीडीएस ऑन परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये मत भूलिएगा। अगर किसी भी बैंक ने कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करी है, अपने प्रमाइसेस परचेज किया है, और अगर वो 50 लाख रुपए के ऊपर का उसका सेल डीड है, 50 लाख रुपीज़ के ऊपर का सेल डीड है, तो आपको उसके ऊपर टीडीएस काटना है। एक सवाल, बैंक की मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 55 लाख का है और बैंक ने 49 लाख रुपीज़ का रजिस्ट्री लगाई है। 55 लाख रुपए का गवर्नमेंट वैल्यूएशन है जिसके ऊपर हमने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है और हमने रजिस्ट्री लगाई है 49 लाख रुपीज़ की। 49 लाख रुपीज़ 50 लाख के अंदर है, आपकी बुक्स में एंट्री कितने की जा रही है? 50 लाख के अंदर 49 लाख रुपीज़ की जा रही है। क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा 194 IA के अंदर में? यस एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत क्लियर दिया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट वैल्यूएशन ज़्यादा है तो गवर्नमेंट वैल्यूएशन वुड बी कंसिडर्ड टू बी द वैल्यू ऑन विच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो 1% आपको काटना है ऑन द विच एवर इज हायर के ऊपर में। सो रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट। एम्प्लॉय को आपका डिक्लेरेशन, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन आपने अभी तक ले चुके होंगे, क्योंकि अप्रैल के बाद आपको करना है सभी एम्प्लॉय से इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करके। वैसे तो जनरली 99% सबके लिए ना न्यू इनकम टैक्स जो नया इनकम न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है वही बेनिफिशियल है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट है, इसलिए वही हमेशा सबके लिए हमारे को बेनिफिशियल है। फॉर्म 121 नॉट अ सिंपल थिंग नाउ। फॉर्म 15G 15H पहले जो था और अब जो है बड़ा अलग हो गया है। उसके अंदर में आपको जब टीडीएस नहीं काटना है तो देर इज़ अ मैंडेटरी अलॉटमेंट ऑफ UIN. UIN is a unique identification number. Every declaration received in Part A of Form 121, whether physical or electronic, must be assigned a unique identification number by the payee. हर एक सर्टिफिकेट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है जो कि 26 कैरेक्टर का अल्फ़ा न्यूमरिक कोड है, और ये सीक्वेंस हर साल में एक नंबर से शुरू होगा। अगर कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं किया है तो इस चीज़ को आपके पास में नोट करिए कि फॉर्म 121 के अंदर ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे को हर एक फॉर्म को अलग से देना है। मतलब पहले क्या था 15G 15H आ गया बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी यूनिकली नंबर्ड। डिजिटाइजेशन रिक्वायरमेंट, वो डिजिटाइज आपको करना ही उसके अंदर में। अब ये क्वार्टरली फाइलिंग है आपका फॉर्म 121 का, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेशंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द quarter. Filing is required within the prescribed timelines in specified file format on the income tax e-filing portal. Reporting is mandatory in TDS return even where no tax is deducted. अगर मान के चलो आपके पास सभी लोगों ने फॉर्म 141 दे दिया, सभी लोगों ने 121 दे दिया, तब भी आपको ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। पैन कोटिंग बाय द डिक्लेरेंट इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म 121 इज मैंडेटरी। पैन उसको देना बहुत ज़रूरी है। दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। प्लीज़ टेक वेरी स्पेसिफिक केयर फॉर फॉर्म 121 फाइलिंग। शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, ये मैंने आपको बोल कर रखा हुआ कि अगर शॉर्ट डिडक्शन भी होकर रखा हुआ है तो देर आर मेनी थिंग्स जो आपको करते नहीं है। अच्छा, किसी ने मेरे को पूछा सर टीडीएस अगर नहीं काटा तो क्या होगा? इसके ऊपर कोई जवाब देना चाहता है? टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा? एट द मोस्ट क्या होगा? यस, एट द मोस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा। उससे ज़्यादा क्या होगा? इंटरेस्ट ही लगेगा। अच्छा, नहीं सर पेनल्टी भी। अच्छा, पेनल्टी लगेंगी, बोले कितनी लग जाएंगी पेनल्टी? नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है एट द मोस्ट। उससे ज़्यादा क्या होगा? बोले इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा। बोले कितना डिसअलाउ होगा? 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर। मान के चलिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया
जिसके ऊपर आपको TDS काट के जमा करना था, आपने TDS काट के जमा नहीं किया, तो जितना भी खर्चा है उस खर्चे का 30% वुड बी डिसअलाउड एज एन एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। मतलब वो 30% लाख रुपए के ऊपर हुआ तो 30,000 रुपये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, 30,000 पे 31% आपका जो इनकम टैक्स है आपको लग जाएगा। तो भाई ठीक है, 30,000 रुपये लगेगा, क्या दिक्कत है? अब सामने वाला व्यक्ति काटने को तैयार ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? पैन नंबर ही नहीं उसके पास में, डिसअलाउ हो जाएगा, और क्या होगा? उससे ज़्यादा क्या होगा? प्रोसिक्यूशन का भी प्रोविज़न है, ये तो कोई नहीं चाहेगा। नागपुर के अंदर में ही हुआ है कि एक व्यक्ति ने TDS सितंबर 2025 में कलेक्ट कर लिया था कस्टमर से, सितंबर 2026 में पेमेंट कर दिया 1 साल के बाद, लेकिन डिपार्टमेंट उसके पास आ गया था उसके पहले, उन्होंने देखा आपने जमा नहीं किया है, उन महानुभाव को 1 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, दे आर रिक्वायर्ड टू टेक वेरी इंपॉर्टेंट केयर ऑफ दिस TDS सिंपल है, बट अगर हमने उसमें लापरवाही बरती तो हमारे को उसके अंदर में प्रॉब्लम आएगा। SSC इज डीम टू बी एन SSC इन डिफ़ॉल्ट, अगर हमने नहीं काटा तो TDS का रिफंड, ज़्यादा अगर पेमेंट कर दिया तो TDS का रिफंड मिलता है क्या? यस मिलता है। एप्लीकेशन करो, ऑनलाइन एप्लीकेशन करो, यू विल गेट द रिफंड। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, 1 लाख के ऊपर या 1 लाख के अंदर, 10 लाख के ऊपर, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख के ऊपर में अलग अलग अथॉरिटीज़ है, एंड देन यू कैन टेक इट। लेट फीस है, पेनल्टी है। एक किसी ने मेरे को सवाल किया था कि बोले सर हमारे पास क्या हुआ ना कि TDS का जो पेमेंट करना था तो आखिरी दिन था, बहुत सॉफ्टवेयर का इश्यूज़ हो रहा था, तो हमने क्या किया, हमने 1000 रुपये भर के एक बार के लिए TDS का रिटर्न फाइल कर दिया, क्योंकि वो 31 मई ड्यू डेट थी। अब वो जो हमारा आदमी था जो देखता था, वो आदमी छुट्टी पर गया हुआ था कश्मीर, तो वही उसको सारा चीज़ें पता था, अब करे कैसे? तो हमने क्या किया, हमने 1000 रुपये भर के कर दिया, बाद में आया उसके बाद फिर हमने रिटर्न को रिवाइज करके भर दिया। क्या प्रॉब्लम है? कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, किसी ने मना तो किया नहीं, गलती तो हो ही सकती किसी से, लेकिन अगर डिपार्टमेंट को समझ में आया कि आपने जानबूझ के किया है तो देयर इज़ अ पेनल्टी प्रोविज़न ऑफ 271H, आपके ऊपर 10,000 से रुपये 1 लाख रुपए तक की आपको पेनल्टी वो लगा सकते हैं, जहाँ वो बोलेगा कि नहीं आपने जानबूझ के ये काम किया है। ये तो आपको पता है, अगर आपका पैन नंबर प्रॉपर नहीं है तो आपको 20% काटना है TCS प्रोविजंस हमारे लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है, जिसके ऊपर मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। इंटरेस्ट फॉर लेट डिडक्शन हम डिस्कशन कर चुके हैं, 1.5%। इंटरेस्ट फॉर लेट डिपॉजिट ये हमने 1% का बोला था कि अगर हमने इंटरेस्ट फॉर लेट डिडक्शन इज़ 1%, हमने काटना चाहिए था, हमने लेट काटा तो 1%, और लेट डिपॉजिट के पीछे 1.5% पर मंथ का है। लेट फाइलिंग फीस 200 रुपया पर डे के हिसाब से, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। पेनल्टी प्रोविजन हमने अभी डिस्कशन किया, 10,000 से रुपये 1 लाख रुपए तक का, इट इंक्लूड्स इवन प्रोसिक्यूशन। डिसअलाउंसेज, इनकम टैक्स में डिसअलाउंस होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। तो ये सब सुनने के बाद हमारे को एक समझ में आता है कि देयर शुड बी सम इंटरनल कंट्रोल्स फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब TDS गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि कोई भी AIS TIS कुछ भी चीज़ कर लो, आज इनकम टैक्स रिटर्न किसी को फाइल करना है, जब तक कि आप लोगों के SFT रिटर्न्स फाइल हो के सबका पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता है, तब तक लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग शुरू ही नहीं करते। तो व्हाट आर द बेसिक कंट्रोल्स विच शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय कोऑपरेटिव बैंक्स? ब्रांच लेवल कंट्रोल्स। पहले तो ब्रांच लेवल में कंट्रोल्स डालिए कि जो भी वहाँ पर में फॉर्म्स ले रहे कर रहे हैं वो प्रॉपर पैन आधार लिंकिंग है नहीं है, क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए नहीं लिए, किस तरीके से लेकर रखे हुए। CBS कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल्स, अगेन सिस्टम के ऊपर बात है, आपका CBS है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन उस तरीके से किए जाए कि उसके अंदर जो TDS का मॉड्यूल है दैट शुड बी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड। वेंडर मास्टर रिव्यू, वेंडर आप किस कोड में क्रिएट कर रहे हो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 194C या 194J इसका कई बार उसी से लिंकअप हो जाता है। जो सॉफ्टवेयर आप करते हो तो सीधा सीधा डायरेक्टली हमारे को बोलते हैं इसके ऊपर 2% पैसा काट के ही दो। पैन वैलिडेशन कंट्रोल्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको चाहिए कि पैन वैलिड है कि नहीं है उसके अंदर। डिपॉजिट इंटरेस्ट मॉनिटरिंग, उसके बिना काम नहीं हो सकता। कॉन्करेंट ऑडिट चेक लिस्ट एंड इंटरनल ऑडिट चेक लिस्ट, प्लीज़ मेक दिस वेरिफिकेशन एक्सरसाइज ऑफ TDS कंपल्सरी फॉर योर कॉन्करेंट ऑडिटर्स एंड योर इंटरनल ऑडिट। उसके अंदर में हर क्वार्टर में आपका मंथली ऑडिट होता है, उसके अंदर में TDS का कंप्लायंस प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ है, दैट शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट या स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। मैनेजमेंट डैशबोर्ड फॉर TDS, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट के पास डैशबोर्ड होना चाहिए जिसके अंदर सारा चीज़ों का कंट्रोलिंग किस तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, यह हम बात कर रहे हैं। आपके हो सकता है आपके एजेंडा मीटिंग के अंदर कभी एक बार ऐसा रख लें
कि वेदर TDS के कंप्लायंसेस सारे के सारे प्रॉपरली हुए कि नहीं हुए। इनफैक्ट इवन SFT जब हम फाइल करेंगे, SFT के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो SFT के अंदर में भी हमको क्या SFT के हिसाब से सारा कंप्लायंसेस प्रॉपरली कर लिया है कि नहीं कर लिया है। दैट शुड ऑलवेज मेड अप, दैट कैन बी मेड अ पॉइंट ऑफ एजेंडा एज वेल। SFT भी मेरे को जवाबदारी देके रखी हुई थी, 5:15 हो चुका है, बट मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का ले रहा हूँ। SFT वैसे तो कुछ बहुत ज़्यादा इसके अंदर किसी को बताने लायक चीज़ है नहीं। एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न है, फॉर्म 61A है। सालों से हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सालों से हम इस चीज़ के अंदर बहुत सारी गलतियाँ भी कर रहे हैं। वो गलतियों के पीछे में हमारा सॉफ्टवेयर भी कई बार लायबल होता है, बट सॉफ्टवेयर से ज़्यादा हमारा इन्फॉर्मेशन फीडिंग वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर मैं आपका जो मास्टर क्रिएशन है, अब एग्जांपल एक बंदा है जिसकी कस्टमर कोड जो आप दे रहे हो उसके अंदर में उसका, वो आपने एक ही व्यक्ति के नाम के 5 अलग अलग कस्टमर कोड कर दिए, तो उसका तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि उसका कितना इनकम ऊपर गया हुआ है वहाँ पर में। तो आपको वो रिपोर्टिंग के समय गलतियाँ होती रहेंगी उसके अंदर में। तो इसलिए आपका कोड क्रिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 31 मई के पहले आप सब लोगों ने इसको फाइल कर दिया होगा। टॉप 5 SFT ट्रिगर्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये टॉप 5 कंप्लायंसेस है, टॉप 5 रिपोर्टिंग फिगर्स है। सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट अगर 10 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है। करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट्स अगर 50 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। करंट अकाउंट में कैश विड्रॉवल्स है 50 लाख रुपए के ऊपर में तो हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी है। फिक्स डिपॉजिट्स 10 लाख रुपए के ऊपर अगर किसी के बने हैं तो इसमें कैश की कोई कंडीशन है क्या? नहीं। 10 लाख रुपए के ऊपर की अगर FD है किसी की तो आपको उसको SFT में रिपोर्ट करना है। और इंटरेस्ट इनकम तो हमको पूरी रिपोर्ट करना ही है, इर्रिस्पेक्टिव है। इंटरेस्ट इनकम वी आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू AIS। तो ये दीज आर द एरियाज मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू डेटा एनालिटिक्स एंड AIS मैचिंग। Cash transactions, these transactions are specific reportable by banks and cooperative banks. आप लोगों के लिए एक ये चार्ट देके रखा हुआ है। कैश परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर बैंकर्स चेक्स, मेरे ख्याल से तो अब कहीं पर भी नहीं होता होगा, बट अगर कहीं पर हो रहा है तो 10 लाख के ऊपर अगर है इन अ टैक्स ईयर। अभी हर जगह पर नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया ना, तो अब शब्द इस्तेमाल हो रहा है टैक्स ईयर। पहले प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब बातें करते थे। अभी वो कुछ भी नहीं रहा, अब सिर्फ टैक्स ईयर बोला जाता है। टैक्स ईयर मतलब वो साल जिसके अंदर में मैं इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ, सिंपल। कैश परचेज ऑफ RBI प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, कैश डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट्स, कैश विड्रॉवल्स फ्रॉम करंट अकाउंट, कैश डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट। ये अगर कहीं पर भी इन लिमिट्स को एग्रीगेट क्रॉस करते हैं तो हमें उनको SFT में रिपोर्ट करना है। फिक्स डिपॉजिट्स 10 लाख रुपए के ऊपर में, इट इंक्लूड्स फिक्स डिपॉजिट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकरिंग डिपॉजिट्स। कई बार लोग रिकरिंग डिपॉजिट लेके कंफ्यूज होते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट को कवर करना है कि नहीं करना है। येस, इट हैज़ टू बी कवर्ड। मल्टीपल डिपॉजिट्स एग्रीगेटेड कस्टमर वाइज आपके सारे डिपॉजिट्स को आपको एग्रीगेट करना है। क्रेडिट कार्ड, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो अगर बिल पेड इन कैश 1 लाख से ज़्यादा, बिल पेड थ्रू एनी अदर मोड 10 लाख और मोर इन अ टैक्स ईयर, तो आपका रहता है। इंटरेस्ट इनकम आपको सारी के सारी आपको रिपोर्ट करनी ही करनी है उसके अंदर में। रिपोर्टिंग एंटिटीज़ बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, NBFCs। पेनल्टीज़ क्या है एट द एंड ऑफ द डे? सबसे एक सवाल ही होता है, ये नहीं किया तो क्या होगा? क्योंकि क्या होता है, सवाल सबको ये रहता है, भाई ठीक है करना तो है, तुम बोल रहे हो नहीं किया तो क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं, 500 रुपये पर डे की पेनल्टी है। कंटिन्यूड फेलियर आफ्टर नोटिस आ गया तो 1000 रुपये पर डे की पेनल्टी है। फर्निशिंग इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपने गलत इन्फॉर्मेशन अगर SFT में दी है तो 50,000 रुपयों की पेनल्टी है। गलत इन्फॉर्मेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, उस चीज़ को आप इंश्योर करें। इफ़ देयर आर एनी इश्यूज़ वी कैन डेफिनेटली टेक अप। कुछ इश्यूज़ मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया था, बट मुझे लगता है मैंने आप लोगों के साथ पहले ऑलरेडी वो डिस्कशन कर चुका हूँ। तो वॉट एवर द इश्यूज़ आर देयर, आई एम रेडी फॉर सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज। समय के हिसाब से मेरे को यहाँ पर मैं एक एक चीज़ के लिए रोक दिया गया, नहीं तो हमारे पास हर एक सेक्शन को बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ कम करने का ऑप्शन रहता है। सो इफ़ देयर आर एनी ऑफ योर इश्यूज़ आई वुड बी हैप्पी टू रिजॉल्व दीज इश्यूज़।
विजय सर ने मेरे को 2 बार घड़ी दिखा दी है. मैंने कहा सर घड़ी के हिसाब से तो कर रहे हैं. Yes, please, if there are any specific issues. एक बार वापस से आपका आवाज़ नहीं आया प्रॉपर. एक बार वापस से बोलिए. एक बार वापस से बताएं. या तो मैसेज आया है या तो इतना ख़राब है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, और वो दूसरा वाला पोर्शन के चांसेस कम है कि अच्छा है कि सबको समझ में आ गया, ये तो मुश्किल है. पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा लगता है. इफ़ कस्टमर इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिट 3 करोड़ रुपए की है फॉर कैश डिपॉजिट्स. 194N की बात कर रहे हैं आप, राइट? 3 करोड़ रुपए की लिमिट है. इसको कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी सर फॉर्म 121 में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कौन सी फॉलो करनी है? एक्चुअली पोस्ट में कस्टमर बोलते हैं कि 12 लाख न्यू रिज्यूम में हमें एग्जाम्पशन है. नहीं, हमारे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है, अगर न्यू सिस्टम की बात करें तो 4 ही लाख रुपए की है बेसिक एग्जाम्पशन. 12 लाख रुपए की जो लिमिट लोग बोल रहे हैं ना, वो टैक्सेबल लिमिट नहीं है. मतलब उसको इनकम टैक्स नहीं लग रहा है. 12 लाख रुपए तक उसको इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, वो अलग बात है. बट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन में, वो 4 लाख रुपए की है. तो अगर 4 लाख रुपए के ऊपर में किसी की इनकम है तो वो फॉर्म 15G 15H नहीं दे सकता. हमें तो सिर्फ डिक्लेरेशन देना है. देखिए क्या होता है, आपको तो सिर्फ आपके बैंक का देखना है. कई बार कस्टमर्स ये भी होते हैं कि कस्टमर्स आपको बोलते हैं बट अगर हमारे बैंक के अंदर 5 लाख का, उसका अगर 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट है तो दे कैन नॉट गिव इट. Yes, 121 is only for individual and HUF. No. हाँ बिल्कुल है. नहीं काटना है. क्यों नहीं काटना है? देयर इज नो स्पेसिफिक एग्जामिशन फॉर इट. सवाल उनका यह आया है कि एक कोऑपरेटिव बैंक ने दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के पास एफडी रखी है और उसके ऊपर ब्याज दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है. देयर इज़ नो स्पेसिफिक एग्जाम्पशन. कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पशन नहीं है. आपके पास क्या चीज़ आया हुआ है? सर आपका आवाज़ समझ में नहीं आ रहा सर. नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं है. उनको एग्जाम्पशन लेटर लेना पड़ेगा. सवाल ये है कि कोई ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बोलता है कि भाई मेरे पास आप मेरा टीडीएस मत काटें क्योंकि मैं ट्रस्ट हूँ और मेरी कोई भी इनकम चार्जेबल टू टैक्सेबल नहीं है. तो उसका कोई कंसेप्ट नहीं आता जब तक कि वो नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस का सर्टिफिकेट नहीं लेगी, तब तक हमें टीडीएस काटना है. यस. तो मुझे लग रहा है कि टीडीएस बड़ा आसान हो गया है इतना सुनने के बाद में, कि
कि अब TDS के अंदर में किसी को कोई सवाल ही नहीं है। आप लोगों के लिए जो मेन क्या है ना, आप लोगों को एक ही परेशानी जाती है कि नहीं कौन सा पेमेंट कोड होना चाहिए कौन से सेक्शन के अगेंस्ट में। वो एक स्पेसिफिक जो 2 स्लाइड्स है, वो स्पेसिफिक है 2 स्लाइड। सबसे पहले मैं आज ही इनके पास दे दूंगा। मैं सबसे पहले ये आज आप सब लोगों को भेज देंगे, तो वो सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के आपके पास आप रख लीजिए, तो आसान हो जाएगा उसको पेमेंट करने के अंदर में किसी भी प्रकार से। एक होता है कि नहीं TDS के नोटिसेस, किसी ने मेरे को इसके लिए अभी तक सवाल नहीं किया कि TDS के नोटिसेस लोगों को बैंक को किसी को आके रखी हुई होगी। हाउ आर यू कंप्लाइंग विद द TDS नोटिसेस? क्योंकि 2021-22, 2021, 22-23 इन सब के लोगों को डिमांड्स आके पड़ी होगी, 20% वाली खासकर। किसी के पास भी कोई पुरानी डिमांड पेंडिंग नहीं है? क्योंकि कोई सवाल किया नहीं इसके ऊपर। मुझे तो लगा था कि सबसे पहले सवाल ही इसी का आएगा कि बड़ी बड़ी डिमांड हमारे ऊपर आके रखी हुई है। इनफैक्ट देखा जाए तो सर, ये हमारी एसोसिएशन ने भी इस चीज़ को थोड़ा सा प्रोजेक्ट करना चाहिए कि ये जो 20% वाले जो लोग थे जिनके पैन और आधार लिंक नहीं थे, उसका हमारे पास रिवीजन का जो डेट था अप टू मार्च 24 वाला जो था, अप टू मार्च 23 वाला जो था, वो 31 मार्च 2026 जा चुकी है, वो डेट जा चुकी है। इनफैक्ट फ्रॉम विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन वी हैव फॉरवर्डेड अ रिक्वेस्ट कि नहीं भैया आप ये डेट को एक्सटेंड करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक होके रखा नहीं है। पुराना वापस से रिवाइज़ का आप ऑप्शन दो कि किसी का कुछ छूट गया कर गया तो हम रिवाइज़ कर पाएँ। अच्छा, एक ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो अगर ये ऑनलाइन नहीं होता, फेस टू फेस होता, तो मैं कुछ सवालों के जवाब ना मैं माइक बंद करके अलग से दिया रहता था। क्योंकि ऐसे कुछ सवाल हमेशा रहते हैं जिसके अंदर में कैसे किया जाए ये सवाल पूछा जाता है, वो मैं ऑनलाइन फोरम में इसका जवाब इस तरीके से नहीं दे सकता। बट हाँ, प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस है, बस इतना बोल सकता हूँ। सिर्फ सही समय पर वो प्रॉब्लम आप बताओगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर समय निकल गया तो फिर उसका सॉल्यूशन भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। हेलो। यस यस मैडम। सर, अगर कस्टमर अपने को 3 साल के ITR देते हैं तो उसका 121 फॉर्म मुझे देना चाहिए क्या? 3 साल के ITR का कंडीशन अब खत्म हो गया है। 194N के लिए ले रहे हो ना आप 194N के लिए ले रहे हो, कैश विड्रॉवल्स, कैश डिपॉजिट्स के लिए, राइट? तो 194N के लिए अभी 3 साल का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब 1 करोड़ के ऊपर का अगर है तो आपको उसके ऊपर 2% काटना है स्ट्रेट। ये आसान हो गया अब थोड़ा सा। तो क्या है, 3 साल के लिए मांगना करना बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, लोगों को लाके देना करना भी बड़ा मुश्किल होता है। कितने लोगों से कोऑर्डिनेट करोगे? अब ये सीधा सीधा हो गया, 1 करोड़ के ऊपर अगर है तो ही 2% है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यस माधवी। इनका ऐसा कहना है कि हमने किसी का TDS एक्सेस काट लिया। मान के चलिए मुझे 1 लाख रुपए का कोई मैंने कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया, उसके ऊपर मुझे 1% काटना चाहिए था क्योंकि वो इंडिविजुअल है। बाय मिस्टेक 5,000 रुपये काट के जमा भी हो गया, तब आप क्या करोगे? आपके पास वो जो चालान है, वो चालान आप यूज़ कर सकते हो फर्दर फॉर पेमेंट अगेंस्ट एनी अदर कस्टमर ऑल्सो। उसका 1 लाख पे 1,000 रुपये काटना चाहिए था, 1,000 हो गया। आपने चालान भर दिया 5,000 रुपये का, आपने उसके अकाउंट को 5,000 रुपयों से कम दिया उसको पैसा। एक, या तो पूरा 5,000 रुपये उसको दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, ही विल टेक द क्रेडिट। या तो पूरा 5,000 उसको दिखा दो, ही विल टेक द क्रेडिट। दूसरा, आप बोलते हो कि नहीं 4,000 रुपये आपको उसको देना है, आपने 4,000 रुपये उसको दे दिया, तो 4,000 रुपये आपके लिए एडवांस TDS जमा हो गया। वो TDS आप अगला जो पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आपके TDS पेएबल खाते में वो डेबिट में खड़ा रहेगा, क्योंकि पेएबल तो 1,000 ही था, 5,000 जमा हो गया बाय मिस्टेक। लेकिन अगर अकाउंट में एंट्री पास कर दी है 5,000 रुपये की और उसके हिसाब से मैंने जमा कर दिया है, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि नहीं भाई हम बाद में उसको रिवर्स करें। अगर एंट्री पास कर दी है तो पूरा जमा कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से एकदम बिल्कुल 5:29 हो गया, एकदम 5:30 बजे का क्लॉक बज रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर this patient learning, hearing
इश्यूज फिर भी बहुत सारे रहेंगे, अगर है तो डेफिनेटली जैसे सर ने बोला हुआ है, किसी को कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप विजय सर के पास में आप वो सारा चीज़ें भेज सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, ऑल योर इश्यूज इन दैट. थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग. आई डोंट नो कि मैं कितना आप लोगों को एक्सप्लेन करवा पाया, बट हाँ, ये ओपिनियंस आर लाइक wrist वॉच, everyone has got its own and everyone feels that their time is right. तो सबके पास अपनी अपनी घड़ी है, सबको अपना अपना समय अपने हिसाब से सही लगता है. मुझे सही लगा वो मैंने आपके सामने रखा. थैंक यू सो मच. विजय सर, ओवर टू यू. थैंक यू सर. अभी अपने हाथ में चेक्स एंड मेजर्स और कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग ये पार्ट अपने हिस्से में आता है, तो हम उस पर अमल करें और इसमें इश्यूज ना आए, ये हमें देखना चाहिए. थैंक यू सर फॉर डिलीवरिंग दिस सेशन. थैंक यू.